ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हम लोग सारा चीज़ डिस्कस कर लिए थे। हम तुमको बताए थे कि इस सारे केस में रेडियस रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम मेनली डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में कि कैसे कोई सॉल्ट का क्रिस्टल सिस्टम बनेगा। ठीक है, तो हम तुमको ये बताए थे कि क्रिस्टल सिस्टम कैसे बनता है। कोई भी सॉल्ट के अंदर, अगर थोड़ा सा लास्ट क्लास याद हो, ठीक है, देखना ध्यान से, हम बताए थे कि कोई भी सॉल्ट है तो सॉल्ट के अंदर दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक पार्ट किसका होगा, कैटायन का, और एक पार्ट किसका होगा, एनायन का। कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे। हम हल्का सा रिवाइज कर दे रहे क्योंकि बीच में एक असाइनमेंट का क्लास आ गया था। तो तुमको हम ये बताए थे कि कैटायन और एनायन में जो भी छोटा होगा, जो भी छोटा होता है, स्मॉलर वन, वो जाता है किस में, वो जाता है वॉइड में। ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, और जो बड़ा होता है वो फॉर्म करता है लैटिस। ये बच्चा यहाँ लैटिस का मतलब क्या है, जब कभी भी हम लैटिस का नाम लेंगे तो इसका मतलब होता है क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, क्लोज्ड पैकिंग सीसीपी हो सकता है, या तो क्या हो सकता है बच्चा, एचसीपी हो सकता है। तो यही दो क्लोज्ड पैकिंग हो सकती है। तो हम बताए थे कि अभी हम लोग सीसीपी डिस्कस कर रहे हैं, एक केस एचसीपी का आएगा, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए तुमको ये समझना होगा कि जो भी छोटा आयन होगा, ठीक है, कैटायन और एनायन में जो भी छोटा आयन होगा वही क्या कहते हैं कि वॉइड में जाता है। किस तरह के वॉइड में जाएगा ये हम लोग डिसाइड कर रहे थे रेडियस रेशियो से। लास्ट क्लास जिनको याद होगी उनको हम बताए थे कि रेडियस रेशियो क्या होता है। रेडियस रेशियो हम तुमको बताए थे कि इस रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ लार्जर आयन, ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अच्छा, जनरली कैटायन हमेशा छोटा होता है। कैटायन छोटा होने की वजह से, कैटायन हमेशा छोटा होता है, इस वजह से रेडियस रेशियो को जनरली हम लोग बोलते क्या है, रेडियस रेशियो इज़ आर प्लस अपॉन किसके, आर माइनस। तो रेडियस रेशियो आर प्लस अपॉन आर माइनस होता है। ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ये बच्चा रेडियस रेशियो पूरा डिस्कस हो गया था। हम ट्राइगोनल वॉइड का रेडियस रेशियो तुमसे कैलकुलेट कराए थे, आर प्लस अपॉन आर माइनस ट्राइगोनल वॉइड का हम लोग कैलकुलेट किए थे, 0.15 आया था। फिर हम टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो कैलकुलेट कराए थे, वो वैल्यू 0.225 आई थी। आज हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो पहला आज का जो पहला टॉपिक है वो है रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो समझ लो अच्छे से कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो क्या होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशंस याद रखो। जिनको भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड याद होगा, हम बताए थे कि जो किसी भी फेस सेंटर्ड लैटिस का सीसीपी यूनिट सेल का जो सेंटर होता है और जो एज के सेंटर्स होते हैं वो सब ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। ये बच्चा थोड़ा सा चीज़ों को गैदर करने की कोशिश करो। अब 4-5 क्लास हो चुकी है तो अब धीरे धीरे ये बढ़ रहा होगा कि क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्या टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लोकेशंस बताए थे कि सीसीपी लैटिस में, सीसीपी लैटिस मतलब एफसीसी लैटिस को ही सीसीपी लैटिस बोलते हैं। सीसीपी लैटिस में जो बॉडी का सेंटर होता है, बॉडी का सेंटर और एज का सेंटर, ये दोनों लोकेशन होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। तो अगर हम कोई बॉडी का सेंटर ले लें, ठीक है, और हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो हमको ये समझ में आएगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसा है। अगर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, सुनना ध्यान से, अगर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो हमको पता है कि एक एटम इधर होगा यहाँ पे, ठीक है, एक इस साइड होता है। जिन लोग को लास्ट क्लास याद होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन की, उनको समझ में आ रहा होगा हम क्या बता रहे हैं। एक इधर होता है, एक इधर होता है, सही है। एक ऊपर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है और एक नीचे होता है। तो ये सारे एटम्स हैं, ये ब्लैक जो बने हैं ये एटम्स हैं, और ये जो रेड वाला है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो तुमको ये समझ में आ रहा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो टोटली सराउंडेड होता है 6 एटम से। तो हम क्या करें, हम इसको एक स्क्वायर बना लें ऐसा। ऊपर और नीचे वाले एटम से कोई मतलब नहीं है। हम इस कलर बदल दे रहे हैं थोड़ा सा, थोड़ा ध्यान देना।
हाँ ये देखो, हम ये वाला स्क्वायर ले लें, ठीक है, ऐसा ये स्क्वायर हो गया। ये बच्चा इस स्क्वायर को देखो ध्यान से, ठीक है, ऊपर और नीचे वाले को भूल जाओ आइटम को। तो ये देखो हम अगर इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऊपर से देखें, ठीक है, अगर हम इसको ऊपर से देखने जाएं, ये देखो ध्यान से, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अगर तुम ऊपर से देखो, ऊपर और नीचे वाले एटम्स को हटा दो, तो तुमको ये पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड बीच में है, उसको ऐसे 4 एटम सराउंड किए हुए हैं, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, 6 हो गए। हम ऊपर और नीचे वालों को हटा दे रहे हैं, तो ऊपर और नीचे वालों को जब तुम हटाओगे तो तुमको एक स्क्वायर दिखेगा। समझ पा रहे हैं हम क्या बोले? ऊपर से देखने की कोशिश करो वॉइड को, तो तुमको बीच में एक वॉइड दिखेगा जो खाली जगह है, ठीक है, और स्क्वायर में चारों एटम आपस में अटैच्ड होंगे। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह ऊपर से आता है, ठीक है। तो ये कौन सा कैसा डायग्राम है? ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ऊपर वाले एटम हमको नहीं दिखेंगे, ठीक है, हम जो यहाँ ब्लू कलर से तुमको दिखा रहे, ठीक है, तुम थोड़ा देखने की कोशिश करना। ये जो ब्लू कलर से ये स्क्वायर है, ये टॉप व्यू है, हम इसको यहाँ बनाए भी हैं, देख रहे हो वो जो ब्लू वाला स्क्वायर है, तो उसको हम बनाएंगे तो हमको इस तरह का दिखेगा। अब देखो हम इसमें कैलकुलेशंस करते हैं। ये जो ब्लैक एटम्स तुमको दिख रहे हैं ये एनायन है, तो ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये है रेडियस ऑफ एनायन, R माइनस लिख लें। अच्छा ये जो रेड है ये वाला, ये कैटायन है, तो रेडियस ऑफ R प्लस हो जाएगा कैटायन, ठीक है। इस स्क्वायर के अंदर काम कर रहे हैं हम लोग। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमको R प्लस और R माइनस के बीच में रिलेशन चाहिए। अच्छा ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी ये कितनी होगी? यहाँ से R माइनस आएगा और यहाँ से भी R माइनस आएगा, तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इस स्क्वायर का जो साइड है, ठीक है, स्क्वायर का जो साइड A है वो किसके बराबर होगा? 2R माइनस के, ठीक है। अच्छा तुमको ये पता है कि ये जो डिस्टेंस होती है, ये पूरी डिस्टेंस, ये फेस डायगोनल है, तो ये पूरी डिस्टेंस किसके बराबर होती है? A√2 के बराबर। तो यानी अगर यहाँ तक की डिस्टेंस कोई लेना चाहे, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? A√2/2 के, ठीक, सबको समझ में आ रहा? तो अब हम क्या करें, अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। ये डिस्टेंस है किसके बराबर? हम नाम दे रहे, ये स्क्वायर का नाम हम दे रहे, लेट इमेजिन हम इसको नाम दिए ABCD करके, ठीक है, ये स्क्वायर का नाम दे दिए, और ये AO डिस्टेंस मान ले रहे हैं। तो AO डिस्टेंस है किसके बराबर? चलो कैलकुलेशन करो। AO ये वैल्यू बराबर होगी A√2 डिवाइडेड बाई 2। ये सबको समझ में आ रहा भाई? अगर AC, A और C, ये देखो ध्यान से, A और C ये वैल्यू अगर तुम्हारी A√2 है तो इसका आधा ही होगा AO, तो A√2/2। अच्छा AO ही जो है वो बराबर है R प्लस प्लस किसके? R माइनस के, तो हम इसको लिख सकते हैं R प्लस प्लस R माइनस इक्वल टू A√2/2 या A/√2, सही है। अच्छा सुनना ध्यान से, R प्लस प्लस R माइनस ये बराबर होगा A/√2, और A की वैल्यू तुम अभी यहाँ पे मान के चले हो कि ये किसके बराबर होगा? 2R माइनस। ये बच्चा तो इसको 2R माइनस डिवाइड बाई 2 कर लें, सॉरी √2 होगा, 2R माइनस डिवाइड बाई √2 होगा, तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो R प्लस प्लस R माइनस ये वैल्यू बराबर होगी किसके बच्चा? √2R माइनस। थोड़ा सा कैलकुलेशन और करें तो हम यहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं R प्लस प्लस R माइनस बराबर √2R माइनस, R माइनस उधर ट्रांसफ़र होगा, R प्लस इज इक्वल टू √2R माइनस माइनस R माइनस, सब कुछ बेटा मैथ्स है। R प्लस इज इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू R माइनस, R प्लस अपॉन R माइनस इज इक्वल टू √2 माइनस 1, कैलकुलेशन कर लेना, √2 की वैल्यू 1.4, तो R प्लस अपॉन R माइनस, R प्लस अपॉन R माइनस फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये वैल्यू बराबर आती है किसके? √2 माइनस 1 या 0.414। ये इम्पॉर्टेंट है
तुमको रेडियस रेशियो किसी भी चीज़ का कैलकुलेट करने को आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया है जो अभी हम डिस्कस किए हैं कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर एनसीईआरटी में रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिया है तो वो तुमसे कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी किसी का भी रेडियस निकालने को पूछ सकता है, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो चाहे ऑक्टाहेड्रल हो। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और तुमको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन में इसका काम पड़ेगा तुमको। कभी कभी रेंज दे दी जाती है, बोला जाता है कि बताओ ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेंज है या ये रेडियस रेशियो है, तो बताओ किस तरह का वॉइड ऑक्यूपाई होगा। अच्छा आगे देखो, थोड़ा ध्यान देना। रेडियस रेशियो r+/r- की वैल्यू हम कैलकुलेट किए 0.414, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का रेडियस रेशियो। अब देखो हम क्रिस्टल सिस्टम ही बदल दिए। अगर तुम थोड़ा एकदम शुरू से रेडियस रेशियो देखो, सबसे पहले हम रेडियस रेशियो देखे थे 2 डायमेंशनल का। 2 डायमेंशनल का रेडियस देखिए, वहाँ ट्राइगोनल वॉइड था, ट्राइगोनल वॉइड को कैलकुलेट किए, पहला तरह का लैटिस, ठीक है। फिर हम लोग आए सीसीपी लैटिस में। सीसीपी लैटिस में 2 तरह के रेडियस रेशियो मिले। अगर वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा तो रेडियस रेशियो 0.225 होगा, अगर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आया तो रेडियस रेशियो 0.414 आया। अब हम तीसरे लैटिस पे जा रहे हैं। हमारा तीसरा लैटिस क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, अगर जिसको भी डायग्राम अच्छे से याद हो तो हम लोग बताए थे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं? एटम्स होते हैं कॉर्नर पे, ठीक है, और हम ये मान के चलेंगे कि ये सेंटर वाली स्पेस जो है वो खाली है। तो इसको तुम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ना बोल के तुम ये कह सकते हो बॉडी सेंटर्ड वॉइड। तो बॉडी सेंटर्ड वॉइड का रेडियस रेशियो क्या होगा ये कैलकुलेट करते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड वॉइड का मतलब कि एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? एटम्स आर एट कॉर्नर, ठीक है, एटम्स कॉर्नर पे होंगे और सेंटर स्पेस ऑफ क्यूब इज वैकेंट। क्योंकि वॉइड का मतलब खाली जगह बच्चा, तो अगर तुम किसी भी चीज़ का वॉइड निकाल ले मतलब वो खाली जगह है। तो हम बॉडी सेंटर वॉइड में ये मान के चलते हैं कि ये सारे एटम्स अटैच हैं। देखो इसको बनाने का ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है, तुम क्या करो, तुम एक प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाओ। प्रिमिटिव याद है? सिंपल क्यूबिक क्या था? सिंपल क्यूबिक में एटम्स कहाँ कहाँ थे? कॉर्नर्स पे ऐसे, और जो इसका सेंटर है वो हम खाली जगह मान लिए, वही हम यहाँ डायग्राम में बनाए हैं रेड कलर से, ठीक है। तो असल में तुम इसको क्या सोचो, तुम इसको सोचो कि एक सिंपल क्यूबिक है, ये सिंपल क्यूबिक लैटिस है जिसका सेंटर वो वॉइड है और इस जिसका सेंटर खाली है। भाई सिंपल क्यूबिक भी बनाओगे तो उसका जो बीचों बीच वाला पार्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? खाली होगा। तो उसके सेंटर को वॉइड मान ले रहे हो और इस तरह के वॉइड को हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड वॉइड, ठीक है, बॉडी सेंटर वॉइड। अब चलो कैलकुलेशन करते हैं इसमें। जिसको जिसको सिंपल क्यूबिक याद होगा उनको हम बताए थे कि एक रिलेशन होता है A = 2R का। चूँकि हम इसको एनायन मान रहे हैं R- और हम मान के चल रहे कि जो वॉइड है उसमें कैटायन जाएगा, तो यहाँ क्या मान ले बच्चा? R+, ठीक है। एकदम शुरू वाला अभी स्टेटमेंट जो बोले थे कि हमेशा वॉइड में कैटायन जाता है क्योंकि वो जनरली छोटा होता है, तो हम R+ मान ले रहे। अब तुमको R+/R- का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे? साइड लेंथ तो A = 2R- हो जाएगी। R- क्यों समझ में आया? क्योंकि एनायन है। और ये दूरी सोचो, ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, सबको पता है ये बॉडी डायगोनल है। बॉडी डायगोनल है तो ये A√3 होगा। तो इसकी जो आधी दूरी होगी वो किसके बराबर होगी? A√3/2। तो हमको ये समझ में आया कि A√3/2 यही असल में किसके बराबर है? R+ + R-। तुम देख सकते हो इसमें ये वैल्यू R+, ये वैल्यू किसके बराबर बच्चा? R-। तो A√3/2 बराबर R+ + R-। A की वैल्यू 2R- है, हम रख दें 2R- √3/2 बराबर R+ + R-। 2 और 2 कैंसिल हो गया। √3R- = R+ + R-। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। √3 - 1 R- = R+।
आर प्लस अपॉन आर माइनस तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से सारी चीज़ें हमको कैलकुलेट हो जाएगी √3 - 1, ठीक, या 0.732, ठीक है। तो देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे सीन में तुमको रेडियस रेशियो का एक चार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। तुम ऐसे याद कर लो रेडियस रेशियो, क्योंकि ये बार बार हमको काम पड़ेगा। किस तरह का लैटिस बनेगा, ऐसे हम बांट लेते हैं, ठीक है। तो अगर रेडियस रेशियो 0.15 से लेके 0.225 तक हुआ, ये बच्चा ये इंक्लूडिंग होता है, ये एक्सक्लूडिंग होता है। ब्रैकेट्स का जो मैथ्स वाले हैं उनको मतलब समझ में आ रहा होगा, 0.15 इंक्लूड कर रहे हैं, 0.225 छोड़ रहे हैं। बायो वालों समझ लो, रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जब इस तरह का बॉक्स बनाते हैं मतलब 0.15 वाली जो वैल्यू है वो यहाँ इंक्लूड होगी, और जब इस तरह का ब्रैकेट बनाते हैं तो 0.225 वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। तो ये रेडियस रेशियो 0.15 से 0.225 तक जाएगा। इस तरह के केस में जो वॉइड बनता है वो बनता है ट्राइगोनल वॉइड, और याद रखना यहाँ जो लैटिस होगी वो 2D लैटिस होगी, ठीक है। लैटिस भी याद रखना है, क्योंकि जल्दी में ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग वॉइड याद रखें, फिर गलत हो जाता है। अच्छा, 0.225 से लेके 0.414 तक, 0.225 इंक्लूड, 0.414 नहीं। उस केस में हमको कैसा वॉइड मिलेगा, उस केस में हमको वॉइड कैसा मिलेगा बच्चा, टेट्राहेड्रल, और लैटिस कैसी होगी, लैटिस होगी CCP लैटिस, ठीक है, दिख रहा। 0.414 से लेके 0.732 तक, ठीक है। उस केस में हमको क्या मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और लैटिस फिर से CCP लैटिस ही होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम 0.732 के ऊपर जाओगे लैटिस चेंज हो जाएगी। 0.732 से लेके 0.9 तक, ये रैंडम मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेकिन नियर अबाउट, ये वैल्यू BCC लैटिस बनाना शुरू कर देती है, लैटिस ही बदल जाती है। और 0.9 के ऊपर अगर रेडियस रेशियो रहा, ठीक है, R प्लस अपॉन R माइनस कभी भी 0.9 से ऊपर रहा, 1 तो हो नहीं सकता, 1 के ऊपर नहीं हो सकता, हमेशा रेडियस रेशियो को 1 से नीचे ही रखा जाता है। स्मॉलर अपॉन लार्जर है तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। ऐसे केस में जो लैटिस आती है वो HCP लैटिस आती है। तो तुमको ये पूरा का पूरा रेडियस रेशियो का चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट करके आते हैं, कई सारे क्वेश्चन अभी हम नेक्स्ट क्लास में तुमको कराएंगे भी। इसके सीधे सीधे तुमको दे दिया होगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, ये है, ये वो है, और तुम ये बताओ कि उसका कैटायन का क्या साइज़ होगा, एनायन का क्या साइज़ होगा। तो हम इसी रेडियस रेशियो के चार्ट से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, आज वाली जो क्लास है, ठीक है, वो मेन क्लास है हम लोग सॉल्ट का क्रिस्टल सिस्टम डिस्कस करने की। अलग अलग सॉल्ट का क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्रिस्टल सिस्टम ऑफ आयनिक सॉल्ट कोशिश करेंगे कि हम आज वाली क्लास में पूरा कर दें, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में कुछ आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, समझना ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं। क्रिस्टल सिस्टम ऑफ आयनिक सॉल्ट, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसको याद करना है। देखो अभी तक सॉलिड का जो भी फेस चल रहा था वहाँ हम लोग समझ के क्वेश्चन लगा लेते थे, ये भी तुमको समझ में आएगा। लेकिन क्वेश्चन जब तुमको एग्ज़ाम में करने होंगे तो अगर तुमको सिस्टम्स याद नहीं होंगे तो तुमसे गलती हो जाएगी। तो ये बात अलग है, जो भी रीजनिंग हम तुमको प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा कि तुम उतने कम टाइम में इसको सोच सको। तो अभी तुम समझ लो, ठीक है, और फिर कोशिश करोगे तुम इसको याद कर लो, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम्स को, क्योंकि वो ज़रूरी है। तो एक एक करके हम लोग क्रिस्टल सिस्टम सारा डिस्कस कर रहे हैं। पहला हम लोग डिस्कस करते हैं रॉक सॉल्ट क्रिस्टल सिस्टम। रॉक सॉल्ट क्रिस्टल सिस्टम, तो देखो रॉक सॉल्ट सिस्टम में क्या होता है, रॉक सॉल्ट मतलब NaCl, ठीक है। तो जो भी सॉल्ट NaCl टाइप का होगा उसको हम लोग रॉक सॉल्ट क्रिस्टल सिस्टम बोलेंगे। अच्छा, रॉक सॉल्ट NaCl तो मतलब हमको मेनली NaCl का स्ट्रक्चर देखना है। अच्छा सोचो, NaCl के अंदर दो पार्ट होंगे, Na प्लस और क्या, Cl माइनस।
इसका मतलब ये कैटायन हो गया और ये एनायन हो गया। अब सोचो इन दोनों में बड़ा कौन है। हमको पता है Cl माइनस लार्ज होता है और कैटायन छोटा होता है, इतना हमको समझ में आ रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर ये लार्ज है तो ये कौन सा लैटिस बनाएगा, CCP लैटिस, और Na+ अगर स्मॉल है तो ये वॉइड में जाएगा। अब कौन से वॉइड में जाएगा ये पता करने के लिए रेडियस रेशियो पता होना चाहिए, लेकिन रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन जो पता होगा तो तुम वॉइड डिसाइड कर लोगे। लेकिन हम क्यों बोल रहे थे कि तुमको इसको याद करना है? भाई हमको कैसे पता होगा कि कितना रेडियस कैटायन होगा, रेडियस एनायन कितना होगा, हमको कैसे पता चलेगा? भाई हमको कैसे पता चलेगा कि Na+ की वैल्यू क्या है Cl- की? एग्ज़ाम में तो ऐसा दिया नहीं रहता, और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि रीजनिंग के हिसाब से तुम ये समझ लोगे, लेकिन प्रैक्टिकली जब तुम करने जाओगे एग्ज़ाम में तो तुमको ये चीज़ें याद ही करनी पड़ेगी। तो रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन को डिवाइड करने पे हमको ये पता चला कि ये Na+ गोज़ इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये समझ में आया कि Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाता है। समझ में आ रहा है? ये बच्चा हम इसको फिर से क्लियर कर दे रहे हैं। ये बात सही है कि हम रेडियस रेशियो से वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वैल्यूज़ कैसे तुमको याद होंगी एग्ज़ाम टाइम पे, या याद करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इस वजह से तुमको क्रिस्टल सिस्टम ही याद करना होगा। यानी तुमको इसमें क्या याद करना पड़ेगा कि रॉक सॉल्ट क्रिस्टल सिस्टम में Cl- कहाँ जाता है बच्चा, CCP में, Na+ कहाँ जाता है, वॉइड में। कौन से वॉइड में? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। सबको समझ में आ रहा है? अब हम इस डायग्राम को बना रहे हैं। हम इसके लिए बेसिक क्रिस्टल सिस्टम ले ले रहे हैं, ठीक है? ठीक, चलो हम NaCl का क्रिस्टल सिस्टम बना रहे हैं। NaCl क्रिस्टल सिस्टम, देखो ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको, ये हम पहले से बनाए थे, ठीक है? बड़े डायग्राम्स हम पहले से बना लिए थे इसमें, ताकि तुमको आसानी रहे। ये लैटिस सबको याद होगा, ये CCP लैटिस, CCP यूनिट सेल है, और उसको हम 8 छोटे छोटे क्यूब में बांटे हैं। चलो NaCl क्रिस्टल सिस्टम में अभी हम क्या पढ़े हैं, याद करो थोड़ी देर पहले। NaCl क्रिस्टल सिस्टम में पढ़े हैं कि Na+ कहाँ होगा बच्चा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, सही है। और Cl- कहाँ होगा, कॉर्नर्स पे, या CCP लैटिस बनाएगा। जिनको भी CCP लैटिस पता है वो CCP को ही FCC बोलते हैं, ये हम बहुत पहले से डिस्कस कर रहे हैं। और FCC का मतलब कि एटम्स कहाँ कहाँ पे होंगे, फेस पे, एज वेल एज कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे। चलो बनाओ। तो Cl- कहाँ होगा बच्चा, Cl- यहाँ होगा, हम थोड़ा बदल दे रहे हैं ताकि बनाने में आसानी हो। Cl- यहाँ होगा, ठीक है? ठीक, Cl- यहाँ होगा, ठीक है? हर कॉर्नर पे Cl- होगा। ये आ गया Cl-, ठीक। और कहाँ कहाँ Cl- होगा, Cl- फेस पे होगा। तो यहाँ Cl- होगा, यहाँ Cl- होगा, यहाँ Cl- होगा, यहाँ Cl- होगा, ये सामने Cl- होगा, ये पीछे Cl- होगा। तो ये समझ में आ गया कि एटम्स कहाँ कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे होंगे, एज वेल एज फेसेस पे होंगे, ठीक है? तो यहाँ कॉर्नर पे और फेस पे, ठीक। तो ये Cl- बना बच्चा, ये Cl- बना, ये सब Cl- है। अभी Na+ हम नहीं बनाए। Na+ के लिए हम तुमको बताए थे Na+ कहाँ कहाँ होता है। Na+ अभी हम बताएं कि वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा तो हम बनाएंगे इसको। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ होती है, सबको याद है? एज के सेंटर पे, यानी यहाँ पे Na+ होगा, इसको हम ब्लू कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आए। यहाँ Na+ होगा, यहाँ Na+ होगा, ठीक है? यहाँ Na+ होगा, यहाँ Na+ होगा, यहाँ Na+ होगा, ये Na+ है, ठीक है? हर एज का जो सेंटर है वो Na+ होगा, क्योंकि हर एज का सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है
इस वजह से हर एज का सेंटर Na+ होगा और बॉडी का सेंटर भी Na+ होगा। तो ये समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है, कि NaCl क्रिस्टल सिस्टम क्या होगा। सीधे सीधे तुमको याद करना है NaCl क्रिस्टल सिस्टम क्या है कि Cl- कहाँ पे होंगे, कॉर्नर्स पे और फेसेस पे, CC पे लैटिस में, और Na+ कहाँ होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। तो एक क्वेश्चन पहले तो आता है, इसमें कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ Cl- आयन, ठीक है। पहला क्वेश्चन तुमको हमेशा आएगा कि नंबर ऑफ Cl- कैलकुलेट करो, ठीक है। तो नंबर ऑफ Cl- तुम कैलकुलेट करोगे, कितने नंबर ऑफ Cl- होंगे, हर कॉर्नर से 1/8। Cl- चूँकि CCP में है, जिसको भी याद होगा CCP का मतलब ही FCC होता है, और FCC लैटिस में कितने एटम्स होते हैं, 4, तो 4 Cl- होगा। और नंबर ऑफ Na+, तो Na+ सबको पता है, Na+ कौन से वॉइड में है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होते हैं CCP के लिए, तो यानी 4 Na+ होंगे। तो हमको ये समझ में आया कि ईच यूनिट सेल हैव 4 यूनिट्स ऑफ NaCl। ये बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईच यूनिट सेल हैव 4 यूनिट्स ऑफ NaCl। ये जो लास्ट वाला हम बता रहे तुमको, ठीक है, ये वाला पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, कि हर यूनिट सेल के अंदर, ठीक है, क्या बोल रहे सुनना ध्यान से, हर यूनिट सेल के अंदर, कौन सा यूनिट सेल, रॉक सॉल्ट यूनिट सेल में 4 यूनिट NaCl की होती हैं, ठीक है। तो डेंसिटी निकालने में, अभी हम डेंसिटी भी इसकी निकलवाएंगे, उन सारे कैलकुलेशंस में इसका काम पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो पहला चीज़ तो हमको ये समझ में आ गया कि एक यूनिट सेल के अंदर 4 NaCl होंगे। दूसरा एक टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर हम यहाँ से तुमको बताना शुरू कर रहे हैं, फिर हम इसको आगे वाले क्लासेस में कनेक्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर जानने के लिए हम इसको यहाँ बाद में आते हैं, इस वाले पॉइंट पे। पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर तुमको बताते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है नंबर ऑफ एटम सराउंडिंग पर्टिकुलर एटम। जिसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, उसके आसपास कितने एटम्स हैं, नियरेस्ट एटम, ठीक है, तो उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। या कोऑर्डिनेशन नंबर को दूसरा डेफिनेशन होता है नियरेस्ट नंबर ऑफ नाइबर्स, या नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर्स, नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर्स, ये बच्चा यही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। दिखने में ये चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन तुमको यहाँ से समझ में आएगी, ठीक है। जरा सोचो कि मान लो तुमको Na+ है, ये दिख रहा Na+, एकदम बीचों बीच वाला Na+ ले। तुमसे यहाँ पूछा कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर तुमको पता है किसी एक एटम को कितने लोग घेरे हैं, यही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो हमको ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ तो 2 तरह के एटम है भाई, Na+ अलग जगह है, Cl- अलग जगह है। तो Na+ को अलग तरह से लोग घेरे होंगे, Cl- को अलग तरह से घेरे होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ बताया जाता है कैटायन और एनायन का अलग अलग। तो कैटायन इज टू एनायन मतलब कैटायन का अलग कोऑर्डिनेशन नंबर, एनायन का अलग कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ज़रा सोचो कैटायन मतलब कौन, Na+। ज़रा सोचो Na+ यही है, कितने लोग इस Na+ को घेरे हैं भाई, एक इधर आ गया क्लोरीन, एक इधर क्लोरीन आ गया, एक क्लोरीन ऊपर है, एक क्लोरीन इसी तरह क्या है बच्चा, नीचे है, एक क्लोरीन इधर है, इसी तरह एक क्लोरीन इधर है, सही। एक Na+ को कितने क्लोरीन घेरे हैं, तो ये हमको समझ में आ गया, कैटायन मतलब Na+ और एनायन मतलब Cl-। एक Na+ को कितने क्लोरीन घेर के बैठे हैं, सराउंडेड बाय 6 Cl-, ठीक है, सराउंडेड बाय 6 Cl-, ठीक है। अच्छा Cl- के बारे में सोचते हैं, वो कितने से सराउंडेड है, कहाँ है Cl-?
वो जो ब्लैक वाला है वही Cl माइनस है ना, जो ब्लैक वाला है वही Cl माइनस है। जरा खोजो ब्लैक वाला, हाँ भाई, हाँ देखो यही Cl माइनस है। येलो कलर है तो थोड़ा डिम होगा, लेकिन फिर भी देखने की कोशिश करना। इस Cl माइनस को कितने Na+ घेरे हैं? Na+ मतलब ब्लू डॉट्स। कितने ब्लू डॉट घेरे हैं? एक तो इधर आया एज के सेंटर पे, एक उधर एज के सेंटर पे, एक ऊपर है, एक नीचे है, दिख रहा सबको? ये बच्चा एक तो ये खुद होगा पीछे वाला, और एक इस साइड पे होगा। जो लोग भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की क्लास किए होंगे, हम बताए थे अकेला यूनिट सेल नहीं होता, यूनिट सेल हजारों होते हैं। तो इसका मतलब एक इधर भी होगा अगले यूनिट सेल में। याद आ रहा सबको? यूनिट सेल साइड बाय साइड होते हैं, तो एक और होगा जो इसके ठीक बगल में होगा, यहाँ पे ब्लू कलर का जो डॉट दिख रहा, ये अगले यूनिट सेल में है। दिस Na+ इज इन नेक्स्ट यूनिट सेल, ये अगले यूनिट सेल में, ठीक। तो एक Cl- को कितने Na+ घेरे हैं? गिनो जरा, कितने ब्लू डॉट्स हुए इस येलो वाले के अगल बगल? 1 2, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक ऊपर, एक नीचे, एक पीछे और एक आगे। तो टोटल कितने हो गए? 6। यानी ये भी सराउंडेड बाय 6 सोडियम प्लस। सही। तो यानी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हम लोग लिखते हैं 6:6। ये बच्चा काट के 1:1 मत कर देना, लड़ाई नहीं करा रहे हम यहाँ, हमको ये बताना कितने से सराउंडेड है। तो हमको ये समझ में आ गया ये 6:6 है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम और डीप डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है, तो इसके तुरंत बाद। लेकिन कुछ और चीज़ें इस यूनिट सेल के बारे में जान लो। क्या? इसको थोड़ा नीचे कर दे रहे, ठीक है। ऐसा ये हम इसको ऊपर कर दे रहे, ठीक है, यहाँ से हटा दे रहे। दो मिनट वेट कर लो, इसको ऑर्गेनाइज कर दें, तुम्हारे लिए आसानी होगी नोट्स में देखने के लिए, ठीक है। अब सही है, उसको ऊपर कर दिए ताकि तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर समझ, नोट सही कर दिया। हाँ भाई, तो तुमको ये समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कौन कितने से सराउंडेड है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, फिर तुमसे अगला क्वेश्चन पूछता है एक खास चीज़ कि इसका रेडियस रेशियो बताओ। तो अगर तुमको क्रिस्टल सिस्टम याद हुआ तो तुम डायरेक्ट रेडियस रेशियो बता सकते हो। तुमको पता है ये क्रिस्टल सिस्टम कैसा है, तुमको पता है ये क्रिस्टल सिस्टम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो सीधा से मतलब इसका रेडियस रेशियो किसके बराबर होगा? 0.414। सही। अब कई बार इस तरह में थोड़ा टफ क्वेश्चंस आते हैं डिस्टेंसेस के। देखने में तो हम ये क्यूब दूर दूर बना दिए और तुमको सारे एटम्स दिखा दिए, ठीक है, लेकिन असल में ये Cl- सब टच होंगे। तो हमको कई सारी चीज़ें, कई सारे डिस्टेंसेस यहाँ निकालने होंगे। जैसे देखो, सुनना ध्यान से, ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे एटम्स आपस में टच्ड होंगे। क्यों? क्योंकि लैटिस तो FCC है। FCC लैटिस अपने कैरेक्टर को तो खोएगी नहीं। जो हम लोग पहले पढ़े थे FCC लैटिस में वही रहेगा। और क्या था FCC लैटिस में जो हम लोग शुरू में पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि फेस के अलॉन्ग सारे एटम आपस में टच होते हैं। यानी तुम ये लिख सकते हो कि एक टोटल A√2 है, ये टोटल वैल्यू A√2 है। एक मिनट रुकना, ठीक है, देखो ध्यान से, ये टोटल वैल्यू A√2 है, ठीक है, और यही A√2 ये बराबर होगा 4r- के। तो हमको एक रिलेशन यहाँ से मिल गया कि A√2 ये बराबर किसके होगा? 4r-। ये रिलेशन वैलिड होगा, ठीक, एक ये रिलेशन वैलिड होगा। दूसरा, ये तब होगा जब क्वेश्चन में लिखा हो एनायन टच। अगर हम एनायन टच कंसिडर करें,
एनायन एनायन टच, ठीक भाई, एनायन एनायन आपस में टच होंगे तो A√2 बराबर 4R- होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा रहा कि कैटायन एनायन टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब कैटायन और एनायन आपस में टच होंगे। कहाँ है कैटायन, कहाँ है कैटायन भाई, ये तो कैटायन है ये वाला, और एनायन ये। तो अगर तुम कैटायन एनायन टच लोगे मतलब यहाँ से यहाँ तक ये सब टच होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है किसके बराबर, A के, और A बराबर किसके हो जाएगा, सोचो ज़रा, एक R- यहाँ से आएगा पीछे वाले Cl- से, इससे एक R- इससे आएगा, और इस कैटायन से 2R+ आएगा। हम इसको एकदम लिख दे रहे सब, ठीक है, थोड़ा सा घिच पिच होगी, लेकिन ये R- यहाँ, ये R- यहाँ, और इसकी वजह से कितना आएगा, 2R+ आएगा, ठीक है। तो अगर हम सबको जोड़ दें तो हम लिख सकते हैं कि A बराबर 2R- प्लस क्या, 2R+, ये आ गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो A बराबर यहाँ से आ गया, या A/2 बराबर R+ प्लस R-। तो ये रिलेशंस क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे रिलेशंस तुमको बाद में बहुत काम देंगे। क्वेश्चन आ जाता है कि तुम एनायन की साइज़ निकालो, अगर साइड लेंथ ये है, डेंसिटी निकालो, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। उसके लिए ये दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है कि पहला, अगर एनायन एनायन टच कर रहा किस में, NaCl में, तो A√2 बराबर 4R- होगा। अगर कैटायन एनायन टच कर रहा तो A बराबर 2R+ प्लस 2R- होगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आ गया किसके बारे में, रॉक सॉल्ट सिस्टम के बारे में। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे आगे इसके ऊपर, ठीक है। सेकेंड क्रिस्टल सिस्टम हम लोग डिस्कस करते हैं, कौन सा, फ्लोराइट स्ट्रक्चर, फ्लोराइट। कैल्शियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, ये सारे जितने स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम लोग फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। फ्लोराइड CaF2, ठीक है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है। ये ऐसा तो सही कर देना। अच्छा, कैल्शियम फ्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर अब सोचो, तुम ही खुद सोचो। हमारे पास कैल्शियम +2 होगा, F- होगा, सही है, ठीक है। हाँ चल भाई, ये बताओ कैल्शियम +2 और F- इन दोनों में छोटा कौन है भाई? कैल्शियम +2 ना बोल देना, हमको पता है, इतना ज्ञान तुम लोग रखे हो, सट्टे से कैल्शियम +2 बोल दोगे। ये भैया यहाँ F- छोटा है, स्मॉलर है, और ये बड़ा है, लार्ज आयन है, सही। तो अगर कैल्शियम +2 बड़ा है और F- छोटा है, ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये कौन सा लैटिस बनाएगा, CCP, और ये जाएगा वॉइड में। और कौन से वॉइड में जाता है ये जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड में। तुमको मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि हम सही पढ़ा रहे हैं। पता चला कि कुछ भी ज्ञान रखे हो कि कहाँ से आया ये बच्चा। फिर से बोल रहे हैं कहाँ से आया, उसके लिए तुमको कैल्शियम +2 और F- का रेडियस निकालना पड़ेगा। तुम नेट पे सर्च कर सकते हो। दोनों को डिवाइड करने के बाद जो रेंज आएगा वो 0.225 से 0.414 के बीच में आएगा, तभी वो टेट्राहेड्रल वॉइड हम लिख रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड लिख रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि रेंज 0.225 से 0.414 के बीच में है, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो अच्छा, ये हमको समझ में आ गया कि रेडियस रेशियो की वैल्यू R+/R- की वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा सुनो ध्यान से, अब तुमसे हम बोलें कि इसका डायग्राम बनाना है, मतलब हमको क्रिस्टल सिस्टम बनाओ, तो हम क्या करें, पहले तो वो लैटिस ले लें, ठीक है। लैटिस काम का है, एक जगह हम बना लिए ताकि बार बार हमको टाइम न लगे बनाने में, ठीक है। देखो ध्यान से, हाँ अब देखो क्या क्या कंडीशन थी। कैल्शियम +2 कहाँ होना है, CCP में। खुद भी बनाओ साथ में, ठीक है, अगर तुमको समझ में आ रहा है तो खुद बनाओ, पैरासाइड मत बनो, ठीक है, खुद बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से आएगा। चलो, कैल्शियम +2 कहाँ पे होगा, कैल्शियम +2, ठीक है,
ये है। तो कैल्शियम +2 ये होगा कॉर्नर्स पे, क्योंकि कैल्शियम +2 CCP बना रहा, ये भाई बना दिए, ये आ गया कैल्शियम +2। एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज फेसेस। ठीक है, ये बन गया कैल्शियम +2। सही है। अच्छा, इसको हम कॉपी कर लें, काम पड़ेगा हमको। हाँ, अब भाई बताओ कि F- कहाँ होगा। F- मतलब एटम्स आर प्रेजेंट एट क्या, F- कहाँ था, टेट्राहेड्रल वॉइड में। जो लोग भी क्लास की हो टेट्राहेड्रल वॉइड की, सबको याद था कि हम इस क्यूब को 8 छोटे छोटे पार्ट में बांटे ही क्यों थे, क्योंकि हर क्यूब का जो सेंटर था वो असल में क्या था, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हर जो छोटा रेड वाला क्यूब जो तुमको दिख रहा, भाई इस बड़े से ब्लैक वाले क्यूब को हम 8 छोटे छोटे क्यूब में बांटे हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड के लोकेशन सबको पता है। तो हर छोटे क्यूब का सेंटर ये टेट्राहेड्रल वॉइड था, यही फ्लोरीन होगा। हम थोड़ा सा स्लो भले बना रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा देखो, ड्रॉ करते समय एकदम परफेक्ट रहोगे तो बहुत चीज़ समझ में आ जाएगी डायग्राम से ही। सॉलिड पूरा का पूरा डायग्राम का खेल है। ठीक है, तो हर क्यूब का जो सेंटर है वो टेट्राहेड्रल वॉइड आ गया। तो यानी ये जो ब्लू कलर्स के हैं सब टेट्राहेड्रल वॉइड है F-, और जो ब्लैक कलर में तुम लिखे हो ये सब क्या हैं, ये सब है कैल्शियम +2। ठीक, हमको ये समझ में आ गया कि फ्लोराइड स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। फिर वही सारी चीज़ें जो तुम रॉक सॉल्ट क्रिस्टल में पढ़े हो। पहला क्या निकालना है, नंबर ऑफ कैल्शियम +2, कितना कैल्शियम +2 होगा। कैल्शियम +2 अगर CCP में है तो 4 होगा। फिर तुमसे पूछेगा नंबर ऑफ F-, तो F- अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में है, अगर टेट्राहेड्रल है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो 8 होगा, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम दोबारा इसको नहीं बताएंगे टेट्राहेड्रल कितना होता है, ऑक्टाहेड्रल कितना होता है। अच्छा, फिर तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, फिर तुमसे पूछेगा बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सबको पता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर तुमसे ये पूछेगा। तो फिर तुमको पता है कि 2 तरह के चीज़ें हैं, कैल्शियम अलग तरह से जगह पे है, फ्लोरीन अलग जगह पे है। सही है, तो अगर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो दोनों का वॉइड निकालना पड़ेगा। तो कैल्शियम +2 का अलग निकालेंगे, F- का अलग निकालेंगे। कैल्शियम +2 इसको हम अगले पेज पे कर दे रहे हैं, नहीं तो फिर ये कट जाएगा, नहीं तो नोट्स में। ठीक है, देखो ध्यान से, कोऑर्डिनेशन नंबर तुमसे पूछ रहा, कोऑर्डिनेशन नंबर। सही है, और हमको पता है कि कैल्शियम +2 का अलग होगा और F- का अलग होगा। ठीक, दोनों अलग अलग। तो कैल्शियम +2 कितना सराउंडेड होगा, कैल्शियम +2 सराउंडेड बाय, चलो देखना है कितने फ्लोरीन से सराउंडेड है। जरा सोचो, कैल्शियम +2 कहाँ है, मतलब ये। सही, या तुम यही ले लो आगे वाला फेस, यहाँ थोड़ा ज़्यादा दिखेंगे। देखो थोड़ा समझना पड़ेगा तुमको, कैल्शियम +2 कितने से सराउंडेड है फ्लोरीन से, या इसी को ले लो एज वाले को। ठीक है, ये बच्चा एक कैल्शियम +2 इस फ्लोरीन से अटैच्ड है, ठीक है, या इससे सराउंडेड है। क्या ये कैल्शियम +2 सिर्फ इसी यूनिट सेल में होगा, नहीं, क्योंकि इस कैल्शियम +2 का सिर्फ 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल में। इस तरह के 8 और यूनिट सेल होंगे जो इसके अगल बगल होंगे। ठीक है, कुल मिला के तो ये कैल्शियम +2 कुल मिला के 8 अलग अलग यूनिट सेल में शेयर्ड होगा, और हर यूनिट सेल से उसको एक फ्लोरीन से घिरा हुआ रहेगा। फिर सोच लो, फिर बता रहे, मेरी बात नहीं समझ में आ रही तो एज पे जो कैल्शियम +2 है वो कितने यूनिट सेल्स के अंदर होगा। एक तो जो हम बनाए हैं वो, एक उसके ऊपर, फिर उसके बगल में, फिर उसके नीचे, फिर आगे उसी तरह 4,
तो वो जो कैल्शियम प्लस 2 एज पे है ना, वो 8 अलग अलग यूनिट सेल में शेयर्ड है, ठीक है, सही कह रहा है। और हर यूनिट सेल से उसको एक फ्लोरीन दिख रही, ठीक। तो 8 अलग अलग यूनिट सेल में सोचोगे तो वो कितने से सराउंडेड होगा, तो ये सराउंडेड होगा, सराउंडेड बाई 8 फ्लोरीन। अच्छा, यहाँ इस पे भी देख ले रहे, जो सामने फेस है उसके ऊपर भी, इस पे भी सोचो, ये कितने कैल्शियम प्लस 2 सराउंडेड है, एक यहाँ, एक बच्चा यहाँ, ये सब फ्लोरीन सामने वाली हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये जो कैल्शियम प्लस 2 है 4 फ्लोरीन से सराउंडेड है, ठीक। लेकिन क्या ये कैल्शियम प्लस 2 सिर्फ इसी फेस पे रहेगा, एक किसी और यूनिट सेल के फेस पे नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये फेस पे है तो आधा इसका इस यूनिट सेल में है, आधा किसी और यूनिट सेल में है। तो अगर इस यूनिट सेल से उसको 4 फ्लोरीन मिल रही तो किसी और यूनिट सेल से भी उसको 4 फ्लोरीन मिल रही होगी, सही है भाई। ये कैल्शियम प्लस 2 इस यूनिट सेल में आधा है, तो सामने भी एक यूनिट सेल होगा जिसमें वो आधा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता ना तोड़ तोड़ के डाल ले, अगर ये कैल्शियम प्लस 2 है, इस यूनिट सेल में आधा है, तो एक और यूनिट सेल इसके सामने जरूर होगा। तो एक यूनिट सेल से अगर उसको 4 मिल रहा है तो दूसरे यूनिट सेल से भी उसको कितना मिलेगा? 4 ही मिलेगा। तो यानी कुल मिला के इस कैल्शियम प्लस 2 का भी कितना हो जाएगा बच्चा? 8। यानी हर एक कैल्शियम प्लस 2 जो इस डायग्राम में हम तुमको बनाए हैं, हर एक कैल्शियम प्लस 2 वो सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाई 8F माइनस, सही। अच्छा, F माइनस तो टेट्राहेड्रल वॉइड में है, इसके बारे में तुमको देखने की भी जरूरत नहीं। टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब ही वो वॉइड जो 4 जगह सराउंडेड हो। फिर भी हम तुमको ड्रॉ कर दे रहे हैं, जैसे ये सामने वाला फ्लोरीन है, 2 कैल्शियम प्लस 2 तुमको दिख रहा जो हम यहाँ ड्रॉ किए हैं। देखो इस फ्लोरीन, ये फ्लोरीन 2 कैल्शियम प्लस 2 से तो घिरा हुआ है, ठीक है। एक बच्चा ये पीछे होगा, यहाँ जो ड्रॉ किए, ठीक है, और एक इस कॉर्नर पे होगा जो ये वाला है, ठीक है। समझ में आ गया? हम इसको अलग अलग कलर से कर दे रहे हैं। हाँ चलो, ग्रीन कलर से कर दे रहे हैं ताकि तुमको समझ में आए। देखो ये कितने सराउंडेड है, एक ये, एक तो ये खुद ये वाला, एक ये और एक ये, ठीक है। यानी ये F माइनस जो अंदर है क्यूब के सेंटर पे, छोटे वाले क्यूब के सेंटर पे, वो कितने कैल्शियम प्लस 2 से सराउंडेड होगा? दिस F माइनस इज सराउंडेड बाई 4 कैल्शियम प्लस 2, ठीक है। तो यानी ये सराउंडेड होगा, सराउंडेड बाई 4 कैल्शियम प्लस 2। इसको तो तुम डायरेक्ट सोच सकते हो, F माइनस टेट्राहेड्रल वॉइड में, हर चीज़ टेट्राहेड्रल वॉइड में जो होती है वो किससे सराउंडेड होगी? 4 कैल्शियम से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर किसके बराबर होगा? 8:4 के, ठीक है। अच्छा, क्लियर हो गया? 8:4 के कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगा, ठीक। तो ये समझ में आ गया हमको, क्लियर हो गया अच्छे से, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अच्छा, फिर आगे हम लोग देख रहे हैं, फिर हम तुमसे ये पूछेगा कि डिस्टेंसेस बताओ। एनायन एनायन टच अगर कंसिडर करें और कैटायन कैटायन टच, तो पहला हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एनायन एनायन टच। तो मान लेते हैं एनायन एनायन टच कंसिडर कर रहे हैं। चलो बताओ, एनायन एनायन टच, एनायन और एनायन आपस में टच होना चाहिए, ठीक है। तो CCP लैटिस है, तो ये पूरा जो लाइन है ये तो वही होगा A√2, और एनायन एनायन टच लियो तो A√2 ये बराबर किसके होगा बच्चा? 4R माइनस, ये रिलेशन वैलिड होगा। अच्छा, कैटायन एनायन टच अगर लोगे तो, कैटायन एनायन टच लोगे तो, चलो कैटायन एनायन टच सोचो, कैटायन है कहाँ? यहाँ, ठीक। कैटायन कहाँ है? सॉरी ये बच्चा थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ एनायन एनायन टच नहीं हो सकता, यहाँ कैटायन कैटायन टच होगा। क्यों कैटायन कैटायन टच होगा? क्योंकि जो CCP में एटम्स हैं वो कैटायन है, कैल्शियम प्लस 2 है यहाँ, तो एनायन नहीं हो सकता, ये कैटायन कैटायन टच होगा। तो ये 4√2 ये बराबर होगा 4R प्लस। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सुनना ध्यान से। अच्छा, कैटायन एनायन टच मतलब तुम बॉडी डायगोनल पे जा रहे हो, ठीक है। एक बॉडी डायगोनल हम कैसे ड्रॉ करें इसको जो तुमको समझ में आ जाए? चलो कोई बात नहीं, देखो हम ये बॉडी डायगोनल बना रहे हैं,
येलो कलर वाली लाइन देखना, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, दिखा। हम इसको हटा देंगे, येलो वाली लाइन सबको दिख रहा है, ये कोई दिक्कत? तो असल में ये जो लाइन हम बनाए थे वो बॉडी डायगोनल था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, उसको तुम लिख सकते हो a√3/2। सही है, येलो से है, थोड़ा डिम होगा स्क्रीन पे, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना, a√3/2। तो उसका जस्ट हाफ वही ये डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो किसके बराबर होगी? a√3/4, ठीक है। और यही डिस्टेंस किसके बराबर है? यहाँ से r प्लस आएगा और यहाँ से क्या आएगा बच्चा? r माइनस। तो हम ये लिख सकते हैं कि r प्लस प्लस r माइनस ये बराबर किसके हो जाएगा बच्चा? a√3/4। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कैटायन कैटायन टच होगा तो a√2 बराबर 4r प्लस रिलेशन आएगा, और कैटायन एनायन टच होगा तो r प्लस प्लस r माइनस किसके बराबर होगा? a√3/4। सबको क्लियर हो गया अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ये भी हमको समझ में आ गया कि ईच यूनिट सेल हैव 4 CaF2, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा जरा एक रिलेशन देखना तुम, कोऑर्डिनेशन नंबर का जो रेशियो आया है या कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू आया है 8:4, और कैल्शियम फ्लोराइड एक यूनिट सेल में कैल्शियम 4 था और फ्लोरीन 8 था, ठीक। तो तुम ये देख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर का रिवर्स ही असल में फॉर्मूला बना रहा है, ठीक है। तो तुम ये कह सकते हो कि अगर किसी क्रिस्टल सिस्टम हैव रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का रेशियो कोऑर्डिनेशन नंबर का x:y है, तो उस कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला है, अगर मान लेते हैं कि AyBx होगा। अगर कोई क्रिस्टल सिस्टम A और B से बना है और A और B का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो x:y है, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो y:x के फॉर्म में होगा। इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। किसी का फॉर्मूला y:x है, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर x:y नहीं है, लेकिन किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर x:y है तो उसका फॉर्मूला y:x होगा। तो रिवर्स ट्रू नहीं है, लेकिन ये ट्रू है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, लेकिन हम तुमको एक होमवर्क दे रहे हैं, तुमको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाना है। हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन हम तुमको डाटा दे रहे हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर का, ठीक है। सुनना ध्यान से, डाटा सुनना। एंटी फ्लोराइड मतलब Na2O टाइप, ठीक है। Na2O में Na प्लस और O-2, O-2 लार्ज होता है। हम सिर्फ डाटा दे रहे हैं, बाकी सब रिलेशन तुमको खुद बनाना है, ड्रॉ करना है। लार्ज होता है, ये कौन से लैटिस में होगा? CCP। Na प्लस छोटा होता है, वो कौन से वॉइड में होगा? टेट्राहेड्रल। तुम खुद से ड्रॉ करना, देखना कौन सा टच कर रहा है, कैटायन कैटायन या एनायन एनायन, ठीक है, उस हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करना। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम अभी याद आया तुरंत, फ्लोराइड में जब रेडियस रेशियो निकालते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर में जब तुम रेडियस रेशियो निकालोगे तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ रेडियस रेशियो R-/R+ लिखा जाता है, क्योंकि तुमको रेडियस रेशियो का बेसिक क्राइटेरिया हम बताए थे। रेडियस रेशियो जिसको भी याद होगा, हम बताए थे, वो होता है स्मॉलर अपॉन लार्जर। और यहाँ स्मॉलर एनायन कौन है? कैल्शियम +2 है, ठीक है। और लार्जर एनायन कौन है? फ्लोरीन, सॉरी, स्मॉलर एनायन कौन है? फ्लोरीन है। और लार्जर एनायन कौन है? कैल्शियम +2। तो जब तुम रेडियस रेशियो निकालोगे तो वो इस फॉर्म में आएगा R-/R+। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। डायग्राम्स बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्लास 2 बार देखना, ठीक है, कोशिश हो तो, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्रिस्टल सिस्टम कैसा है, क्योंकि ये आने वाले कर्सों के जो एक क्लास के बाद क्वेश्चंस होंगे उसका ये बेसिस है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से देखना। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। जो भी डाउट्स है उसको तुम व्हाट्सएप पे भेजो, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग एक ऐप डेवलप कर रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर तुमको या 3 दिन के अंदर तुमको मिल जाएगा, ठीक है।
और उसमें जो भी तुमको दिक्कत है तुम कमेंट्स में उसको हमसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। तुम उसको भेजोगे, हम लोग उसका आंसर तुमको सॉल्यूशन सॉल्व करके तुमको इमेज के फॉर्म में भेज देंगे, ठीक है। देखो हर चीज़ डेवलप करने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। जो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी लास्ट जो तुम्हारा टाइम गया है, ठीक है, उससे अच्छा ही करें, ठीक। तो अगर 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो भी समय लग रहा, हम लोग इस पूरी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, ताकि तुमको एज सुन एज पॉसिबल अच्छे क्वालिटी के वीडियोस और जितना बेस्ट हम लोग एफर्ट दे सकते हैं, ठीक है, वो दे। क्योंकि ये क्राइसिस का टाइम है, तुमको समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जाके सीधे सीधे चीज़ों को करना उतना आसान नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है कि वीक में 1-2 दिन या 1 दिन कभी लेक्चर ना जाए, ठीक है। तो उसके लिए तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम पुराने लेक्चर्स के जो काम बचे हैं उसको पूरा करो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नेट के इशू की वजह से या कुछ और टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उस दिन वो लेक्चर नहीं जा पाता, ठीक है। मूवमेंट करना मुश्किल है, तुमको पता है। हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सब घर से काम कर रहे हैं। और तो घर में कितनी सर्विस हो सकती, ठीक है, घर में कितनी सर्विस हो सकती है तुमको भी पता है। इंस्टीट्यूशन अगर हम लोग जा पाते तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से इस सारी चीज़ों को कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग नहीं जा पा रहे, इसका मतलब सब कुछ घर से हो रहा। तो अगर कभी 1-2 क्लास में नहीं जा पाया कोई लेक्चर, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम पुरानी क्लासेस को देखो, ऐसा नहीं है, हमको भी पता है तुम लोग के बारे में कि तुम लोग पूरा काम नहीं किए रहते, ठीक है। तो उसको पूरा करो, ठीक है। उस दिन ऐसा नहीं कि अपना टाइम वेस्ट करो। हालांकि हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी गैप ना हो, लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ उस टाइम को यूटिलाइज़ करो, उसको वेस्ट ना करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे।